मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और मैं यही चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहिए। इसके साथ साथ नाजरीन, हमारी और आपकी मुलाकात रहती है जी पीर से हफ्ता बेहतरीन वीकेंड गुजार कर ताज़ा दम होकर मैं फिर से आपके साथ हूँ। आपने भी भरपूर हफ्ते की प्लानिंग्स कर ली होंगी और भरपूर एनर्जी के साथ नए हफ्ते का आगाज कर रहे होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बताएंगे आपको शहर में हो चुका है क्या कुछ, क्या हो रहा है और क्या क्या होने जा रहा है। आज है जी 9 दिसंबर और कल 10 दिसंबर को सरकार ऑरेंज ट्रेन का ऑफिशियल टेस्ट रन के बाद इफ्तिताह करने वाली है, लेकिन ऑरेंज ट्रेन आवाम को अप्रैल में सफरी सहूलियात मुयस्सर करेगी। हुकूमती नुमाइंदगान इफ्तिताह की तैयारियों में है, जबकि लंदन से खास मुलाकातों के बाद अहकामात भी आना शुरू हो गए हैं। नून लीगी कायदीन की जानिब से रहनुमाओं और कारकुनों को कल ऑरेंज ट्रेन के इफ्तिताह के मौके पर एहतजाज करने का कह दिया गया है। सियासी दर्जा हरारत तो चढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम का पारा दिन ब दिन गिर रहा है और मिजाज भी ठंडा होता जा रहा है। इसके साथ साथ स्मोक है, फोग है, फजाई आलूदगी भी शहर को अच्छी तरह जकड़े हुए जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में दरख्तों की धड़ाधड़ कटाई और कमी भी फजाई आलूदगी की एक बड़ी वजह करार दी जाती है। ऐसे में करोल जंगल है, लाहौर की आलूदगी को समेटने की कोशिशें कर रहा है और शहर के नवाही इलाके करोल गांव के करीब 4 साल पहले 600 एकड़ रकबे पर यह जंगल लगाया गया था, जो अब अपनी बहारें दिखा रहा है। इस हवाले से प्रोग्राम में मजीद डिस्कशन भी होगी और आलूदगी को कम करने में दरख्तों के किरदार और अहमियत पर मजीद बात भी हम करेंगे। अभी कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबर की कहानी सुनाते हैं आपको नाज़रीन। खूबसूरत और लंबे घने बाल खवातीन की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देते हैं और सिन्फ नाजुक अपने बालों की खूबसूरती जो है वो उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और खूब देखभाल करती हैं। आज आपको मिलवाते हैं ऐसी खातून से जिसकी जुल्फों की लंबाई 8 फीट 2 इंच है और कितनी मेहनत के बाद इतने लंबे बाल किए गए हैं, डिटेल्स में मैं आपको बता देती हूँ जी। चीन के सूबे हूबी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है जिसके 17 साल से अपने लंबे बाल करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। सिर्फ अपने बालों का बेहद ख्याल रखती हैं, बल्कि बालों की नशोनुमा के लिए ख़ास जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल करती हैं। चीनी खातून की 8 फीट 2 इंच लंबी घनी काली जुल्फों ने देखने वालों को हैरान कर दिया है और कुछ खवातीन उनसे खूबसूरत बालों का राज भी जानना चाहती हैं। चीनी खातून ने अपने लंबे घने बालों की बदौलत गिनीज रिकॉर्ड बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है और इसके साथ साथ आपको बताएं कि खवातीन हमेशा से पसंद करती हैं। आप ये चीनी खातून के लंबे बाल भी देख सकते हैं, जो बहुत मेहनत के बाद उन्होंने इतने बालों को ग्रो किया है। आप सब खवातीन का भी दिल चाह रहा होगा कि उनके खूबसूरत घने लंबे बाल हो जाएं, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा और आर्टिफिशियल की बजाय अपने किचन में खुद बनाकर हेयर मास्क और बालों की ग्रोथ के लिए जो टोटके हैं वो इस्तेमाल करें। नाजरीन, एक और मुनफरिद खबर सुनाते हैं आपको। अक्सर फल दरख्त से उतरने के बाद चंद दिन में हम देखते हैं कि ख़राब हो जाता है, लेकिन अमेरिका में 1 साल तक ख़राब ना होने वाला सेब दस्तयाब है। डिटेल्स में आपको बता देती हूँ कि ये सेब कितनी मेहनत के बाद उन्होंने तैयार किया है और किस तरह से इसकी पैवंदकारी की है। सेब की एक नई किस्म जिसे तैयार करने में 2 दहाई का अरसा लगा है, जिसको मुमकिन तौर पर 1 साल तक फ्रिज में बगैर ख़राब हुए रखा जा सकता है और गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका में इसकी फ़रोख्त भी शुरू कर दी गई है। सेब की इस नई किस्म को कॉस्मिक क्रिस्प का नाम दिया गया है और ये हनी क्रिस्प और एंटरप्राइज सेब की पैवंदकारी से वजूद में आया है। इसे पहली बार 1997 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में उगाया गया था। इस ठोस, खस्ता और रसदार सेब की लॉन्च में 1 करोड़ अमरीकी डॉलर खर्च हुए हैं। वॉशिंगटन के किसानों को आने वाली दहाई में इसकी काश्त की इजाज़त दे दी जाएगी। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में सेब की अफजाइश और नशोनुमा की शरीक सरबराह कैट एवंस ने बताया है कि ये ज़्यादा खस्ता और निस्बतन सख्त सेब है। इसमें तुर्श और शीनी का अच्छा तवाजुन भी है और ये बहुत रसीला भी है। उसके गूदे का रंग तब्दील होने में काफ़ी वक्त लग जाता है और अगर इसे फ्रिज में रखा जाए तो 10-12 माह तक खाने में इसकी अच्छी क्वालिटी बरकरार रहती है। कॉस्मिक क्रिस्प के 1 करोड़ 20 लाख दरख्त लगाए गए हैं और सख्त कवायदो ज़वाबित की वजह से किसानों को इसे मुल्क के दूसरे हिस्सों में उगाने की ताहाल इजाज़त नहीं दी गई। मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। जी हाँ, लाहौर में सजने वाला है 3 रोज़ा ब्राइडल वीक। हुस्नो ज़िबाइश के जलवे बिखेर कर इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ का अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
उसी मलबूसात, दोशीज़ाओं की दिलरुबा अदाएं और मौसीकी के तड़के। 3 रोजा ब्राइडल वीक का आखिरी रोज रहा दिलकशी से मामूर। कदीम और जदीद का हसीन इम्तिजाज। 9 फैशन डिजाइनर्स की महारत ने रंग जमाया। गुलकार बिलाल सईद के गाने पर मॉडल्स के साथ अदाकारा सुंबल इकबाल भी रैंप पर जलवागर हुई। फिल्मी सितारों ने भी सजाई कहकशां, जिनमें अदाकार अली रहमान, अदाकारा सोनिया हुसैन, अदाकारा रेशम की खुसूसी शिरकत। फैशन के दिलदादा अफराद शो की तारीफ किए बगैर न रह सके। इतने बड़े बड़े स्टार्स थे, आज मैंने सुछज पहना हुआ है। सुछज शोड अ वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन, तो बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे हमारे डिजाइनर्स अच्छे हैं। अब तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में हमारा माशाल्लाह चर्चा है फैशन का। ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ देता है टू फ्यूचर हम कौन से कट्स पहन सकते हैं। सो दिस इज़ बिगनिंग ऑफ द एंड and I'm loving it and it's really nice. People should come here and get to know lots of things here. ब्राइडल वीक जहां रहा शादी सीजन के लिए कार आमद, तो वहीं नित नए डिजाइनर्स की तख्लीकात भी सामने ले आया। ब्राइडल फैशन वीक 3 रोज अपनी रनाइयां बिखेर कर इख्तिताम पजीर तो हो गया, साथ ही देखने वालों को फैशन के नए नए अंदाज सिखलाने के साथ साथ उनके जहनों पर खूबसूरत नकूश छोड़ गया। कैमरामैन इकराम शाह के साथ मरवान से चौधरी, लाखों न्यूज। खवातीन को नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवाकर ब्राइडल कट्योर वीक तो खत्म हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब आपको बता दें जी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तालीम के मैदान में तो हमेशा पेश रहता है, लेकिन उसके साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हमेशा अपना लोहा मनवा लेता है। तलबा की सलाहियतों को निखारने के लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से इस बी टाउन में कल्चरल और यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। तालिबात की शानदार परफॉर्मेंसेज रही है और इसके साथ साथ मारूफ गुलकार साहिर अली की गायकी ने खूब रंग जमाया है। रिपोर्ट देखिए आप। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से खाने के स्टॉल समेत झूले भी लगाए गए। तालिबात बग्घी की सवारी से भी लुत्फानंदोज हुई। आज यहाँ बहुत मजा आ रहा है और यहाँ पे हर कैंपस परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी डिफरेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड वी एंजॉयिंग हियर अ लॉट। हमने बहुत कुछ खाया, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा फेस्टिवल हो रहा है और पीजीसी को ऐसे फेस्टिवल हर साल करवाने चाहिए। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने अपनी आवाज का जादू जगाया। गुलकार आसिम अजहर, निर्मल राय समेत दीगर गुलकारों ने भी खूब परफॉर्म किया। फेस्टिवल के इख्तिताम पर बोर्ड के इम्तहानात में पोजीशन होल्डर्स तालिबात को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में होने वाले कल्चरल शो के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। तलबा और तालिबात कितने पुरजोश नजर आ रहे थे कि स्टडी तो सारा साल चलती रहती है, लेकिन जब इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो यकीन जानिए सारे साल की जो एक थकन होती है ना स्टडी कर करके, वो तमाम जो है वो खत्म हो जाती है और आने वाले दिनों के लिए इंसान बहुत एक्टिव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आपको बताते हैं। गुरुद्वारा डेरा साहब है जी, शाही किले के करीब वाक़, उसके बारे में आज आपको बताते हैं। शहर लाहौर के दिल में वाक़ तारीखी बादशाही मस्जिद के पास ही
सिखों की कदीम इबादतगाह गुरुद्वारा डेरा साहिब वाक़ है। एक जानिब मुसलमान तारीखी मस्जिद में सजदा रेज़ होते हैं तो दूसरी जानिब सिख अपने गुरुद्वारा में इबादत करते हैं। लाहौर में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव की याद में एक इमारत 1619 में उनके साहबजादे गुरु हरगोविंद ने तैयार करवाई थी। बाद अज़ां राजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर एक गुरुद्वारे की तामीर करवाई जो कि शाही किले के सामने और बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ वाक़ है। लाहौर शहर में एक गुरुद्वारा टेम्पल रोड पर जबकि 2 डेरा साहिब कॉम्प्लेक्स में वाक़ हैं। इन 3 इबादतगाहों में मकामी सिख ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया भर से भी सिखों की बड़ी तादाद हाजिरी के लिए पहुंचती है। हर साल भारत से 3000 से ज़ायद सिख गुरुद्वारा डेरा साहिब का दौरा करते हैं। मुकामी सिख भी यहाँ हर रोज़ बाकायदगी से इबादत में मशगूल नजर आते हैं। डेरा साहिब की दीवारें खूबसूरत पत्थरों और नक्शो निगार से सजाई गई हैं। उसकी छतों पर शीशे से इंतहाई दिलकश नक्शो निगार किए गए हैं। इसका तर्ज तामीर मुगल, हिंदू और सिख रवायात और अंदाज़े तामीर का मुरक्कब कहा जा सकता है। राजा रणजीत सिंह की सल्तनत भारतीय पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और पेशावर से लेकर जनूबी पंजाब तक फैली हुई थी। उसकी हुक्मरानी का दौर 39 साल पर मुहित रहा। रणजीत सिंह के बाद उसके बेटे खड़क सिंह ने गुरु अर्जन देव गुरुद्वारा के करीब एक नई इमारत तामीर करवाई थी जिसे बाद 1848 में उसके बेटे दलीप सिंह ने मुकम्मल करवाया था। नाज़रीन, आपने देखा हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आपको बताया कि जब भी सिखों का कोई मजहबी त्यौहार आता है तो गुरुद्वारा डेरा साहिब में बहुत रौनकें होती है, क्योंकि मैंने खुद कई इवेंट्स कवर कर रखे हैं और वो बड़ी मोहब्बत से लाहौर आते हैं जब भी दूसरे शहरों से या फिर दूसरे मुल्कों से आते हैं। लाहौर में आलूदगी का फ़ज़ाई तनासुब जो है वो कितना है, बढ़ता जा रहा है, कितना ख़तरनाक है, इन तमाम मामलात पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं किसी स्टोर पे या फिर ग्रॉसरी करने के लिए तो अक्सर हम देखते हैं कि कहीं भी कीमतें स्टेबल नज़र नहीं आती, अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कीमतें लगाई जाती हैं और अक्सर कस्टमर ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि एक स्टोर पे उन्हीं अशिया की कीमतें कुछ और हैं जबकि दूसरे पे कुछ और हैं। तो इन मामलात में मैं आपको बता दूं जी, रहीम स्टोर है, 2 उसके ब्रांचेज हैं लाहौर में, इकबाल टाउन है और इसके साथ साथ वापडा टाउन है, जो कि बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ स्टेबल प्राइसेस आपको फराहम कर रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है, बल्कि रबीउल अव्वल के महीने की मुनासबत से खास तौर पर अपने जितने भी सार्फिन थे उनमें 110 उम्रे के टिकट भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाए किए हैं। इसी हवाले पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है जी राना अख्तर महमूद साहब हैं, CEO हैं रहीम स्टोर के। आपको सर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, कीमतें भी बहुत अच्छी और स्टोर अच्छा चल रहा है, किस तरह से मैकेनिज्म है, किस तरह से चलाया जा रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ये समझता हूँ कि ये निज़ाम जो है ये हम इसको मैनेज तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास करम नवाजी है, क्योंकि रहीम स्टोर का एक नाम है और रहीम स्टोर जो है, रहीम जो है वो अल्लाह के नाम से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास करम नवाजी है इससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक रहीम स्टोर का 40 साल इस नवंबर में हमें पूरे हो गए हैं और उसमें हमारी टीम जो आज से स्टार्ट से थी वो आज भी हमारे साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा इसको मैनेज करते हैं हमारी टीम जो है, तो बड़ा अच्छा सिलसिला है। और दूसरा ये हमने जो उम्रे का स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह आज से 5 साल पहले जो स्टार्ट किया था, 60 लोगों से स्टार्ट किया था, तो अब 5वां साल है, 110 लोगों की तादाद हो गई है। तो इस रबीउल अव्वल में अल्हम्दुलिल्लाह 110 लोगों के उस उम्रे में जो टिकट मतलब टिकट तो नहीं, पूरा पैकेज है उसका, तो वो लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका जनवरी में हम एक प्रोग्राम रखते हैं, उसमें फिर इन सबको बुला के जितने भी लोग हैं जिनके टिकट्स इस उम्रे में निकले हैं उम्रे के उसके सादत के लिए, तो उनको फिर वो हम मतलब पेमेंट भी देते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे ज़रिए जाना चाहे तो हम उसको खुद भी भेजते हैं। ठीक, अख्तर साहब, उम्रे के टिकट भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसका अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, उसके साथ साथ डिस्काउंट भी आप दे रहे हैं रबीउल अव्वल के महीने में, वैसे भी जब भी कोई भी इवेंट्स आते हैं, त्यौहार आते हैं,
जबकि हम दूसरे स्टोर्स में जब देखते हैं तो हमेशा एक ही बात सुनते हैं, महंगाई बहुत हो गई है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कभी हमने डिस्काउंट तक नहीं देखा। ये किस तरह से मैनेज हो रहा है, कौन सी टेक्निक से इस्तेमाल की? अच्छा, उसमें ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो रहीम स्टोर को 40 साल हो गए हैं, हमने अपना बिजनेस भी किया है, लेकिन हमने खिदमत के नज़रिए से भी इसको काम को किया। सिर्फ बिजनेस नहीं किया, साथ में एक खिदमत का हिस्सा भी रखा है। हाँ, दोनों चीज़ें रखी हैं। और दूसरा जो है पूरी आम रूटीन में हम सुनते थे कि जो है ना पूरी दुनिया में 1 दिसंबर है या कोई भी 25 दिसंबर है तो उस पर पूरी दुनिया में सेल्स लगती हैं, अभी भी लगती हैं। तो हमने भी ये एक सिलसिला जो है स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम माह रमज़ान और रबीउल अव्वल में ख़ास तौर पे जो है इसको मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कीमतें ख़रीद पे सेल करते हैं ताकि हर आदमी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक उसके साथ बिज़नेस बेहतर भी हुआ है, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत दूर दूर से लोग उससे मुस्तफ़ीद होने के लिए आते हैं। और दूसरा ये ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के माह में हम इस्लामी कुछ जब शाम में जब कुरानदाज़ी होती है उससे पहले इस्लामी सवालात भी करते हैं लोग, बाकायदा उसकी तैयारी करके आते हैं। उसमें उन लोगों को कुरान पाक का तोहफ़ा भी दिया जाता है और कुछ और गिफ्ट्स भी हैं जो उन लोगों को दिए जाते हैं और लोग इससे खासा मतलब मुतमिन भी, और हम भी मतलब मेंटली तौर पे हम मुतमिन होते हैं कि यार हम कोई अच्छा एक नेक काम कर रहे हैं। और शायद जो इस टाइम मुल्की हालात हैं उसके हवाले से देखें तो हालात को बहुत अच्छा कम नज़र आता है। उसके हम भी उस क्राइसिस में से गुजरते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये कोई, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से कोई अच्छा काम हमारे हाथ से हो रहा है तो उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा उसको नहीं महसूस नहीं करते। अभी कौन से डिस्काउंट चल रहे हैं और आने वाले वक्त में कौन सी डील्स हम देखने वाले हैं? अच्छा, उसमें आपकी बेतहाशा चीज़ें हैं, मतलब फ्रोज़न फूड्स हैं, दूसरा कुछ मतलब मल्टीनेशनल कंपनी हैं, बच्चों की प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मिल्क हैं बच्चों के, मुख्तलिफ बच्चों की और बाकी चीज़ें, वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बड़े मिनिमम मतलब जो कंपनी प्राइस है उससे भी कम प्राइस पे हम उसको अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। और ये सिलसिला वैसे तो सारा साल ही चलता है, लेकिन 2 माह हम ये समझते हैं कि और बेतहाशा चीज़ों के साथ जो हम मतलब डिस्काउंट दे सकते हैं उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम मतलब मैं ये समझता हूँ कंपनीज़ जो हैं वो भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी होती हैं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो हम जितना भी डिस्काउंट कंपनी से भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं वो भी आगे कोशिश करते हैं उसको आगे कस्टमर तक पहुंचाया जाए, बजाय इसके कि हम उसको रख लें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन लोगों को अभी 2 ब्रांचेस है, इकबाल टाउन में और वापडा टाउन में, आने वाले वक्त में मजीद ब्रांचेस हम देखेंगे? जी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल है, लेकिन मुल्क की हालात कुछ अच्छे हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, महंगाई तो है ही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ना आपका मीडिया भी बड़ा हाईलाइट करता है, उसमें अच्छी बात है, हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन इसकी बैकग्राउंड कोई नहीं देख रहा। मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं, पूरी इस टाइम गवर्नमेंट और उसकी पूरी मशीनरी काम कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ की आप सप्लाई मैनेज नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये रेट्स जो बढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। सर हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई पूरी हो फिर भी रेट बढ़ते रहते हैं। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता क्या, देखें, अगर स्टोरों वाले एक चीज मतलब 100 रुपए की आ रही है तो उसको 90 रुपीज में सेल करें, कंपनी कहती 100 में बेचें, ठीक है ना। अगर उस पे वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो मैं नहीं समझता किसी पे नाजायज वो प्रॉफिट लेंगे। अभी आपके मतलब मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रॉसरीज में है काफ़ी सारी आइटम। अच्छा, उसमें एक्चुअली मसला ये है कि वो सारे स्टोर और ग्रॉसरी वालों को प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी सप्लाई है वो उस रेट पे आ नहीं रही जिस रेट पे गवर्नमेंट फिक्स करती है कि उसको बेचा जाए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो नीचे ग्राउंड से लेके ऊपर तक सबको पता है कि जो शुगर है वो फैक्ट्री जहाँ से चल रही है वहाँ से तकरीबन कुछ 69-70 रुपीज़ के करीब वहाँ से चलती है। तो जब यहाँ आएगी तो वो तकरीबन उसकी दुकान कोई भी शॉप पे बिकेगी तो उसकी जो
मतलब अपनी कॉस्ट है 75 रुपीज़ है। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट है उसका 70 रुपीज़ किया हुआ, तो उसको कैसे बेचेंगे? सेल किया जा मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये आप लोगों का काम अच्छा है कि आप उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड भी हाईलाइट सर, हम तो सारे स्टेक होल्डर्स को भी बुलाते हैं। हमारी तो कोशिश होती है कि हर इंसान का जो जो इसमें इन्वॉल्व है मौक़िफ़ चला जाए, जो वो कहना चाहता है। रहीम स्टोर के बारे में मजीद बात करना चाहूँगी कि शादी सीज़न है, ख़वातीन जो हैं वो मेकअप की हमेशा ही बड़ी सी दिलदादा रहती हैं और आजकल ज़रा ज़्यादा ख़रीदारी बढ़ जाती है, तो उस पर भी कोई डिस्काउंट चल रहा है? अच्छा, इसमें माह रबीउल अव्वल में अल्हम्दुलिल्लाह रहीम स्टोर ने बाकी ग्रॉसरी और ज़रूरती ज़िंदगी की चीज़ें तो मतलब डिस्काउंट पे सेल की ही हैं, लेकिन अभी कॉस्मेटिक की जो थी तकरीबन मेरा ख्याल 50% से लेके 60-70% तक डिस्काउंट था। ख़वातीन का खास ख़वातीन का खास ख्याल रखा गया था कि इस माह में, मतलब उसमें यह था कि हमने कोशिश ये की कि जो कंपनी एक मार्जिन देती है वो भी डिस्काउंट किया जाए और जो कंपनी से एक्स्ट्रा डिस्काउंट लिया जाता है वो भी आगे वो भी लिया जाए। बिल्कुल जी, रहीम स्टोर की जानिब से बेहतरीन काविशें की जा रही हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन का खास ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि मेकअप की जितनी भी अशिया उस पर भी डिस्काउंट चल रहे हैं। दीगर जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं, बच्चों के दूध हो गए, फ्रोजन फूड हो गया, उन तमाम पे जो है वो मुख्तलिफ डिस्काउंट चल रहे हैं। आप लोग भी जाकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हम लोग जाएंगे ब्रेक पे, आप कहीं नहीं जाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दरख्तों की अहमियत के हवाले से बात करनी है, जंगलात की अहमियत व अफादियत के हवाले से बात करनी है, क्योंकि लाहौर जैसा शहर जिसको शदीद ख़तरा है फ़ज़ाई आलूदगी से, इसमें जो है वो दरख्तों की मज़ीद तादाद बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि माजी में हमने देखा कि तरक्याती काम हुए, दरख्त कटे, लेकिन उनके ऑल्टरनेट दरख्त लगाए नहीं गए। इसी पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी सुहेल कैसर साहब हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मलिक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। करोल जंगल है जी रिंग रोड के करीब, जिसको 4 साल पहले लगाया गया था। 600 एकड़ रकबे पर ये वाक़े है। अब पूरे लाहौर शहर को, फ़ज़ा को बेहतर बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सलीम साहब, पहले तो जंगलात की कितनी अहमियत है, क्योंकि हमारे यहाँ स्मोक है, फ़ज़ाई आलूदगी है, धुआं है, ये तमाम मामला बहुत ज़्यादा है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लाहौर किसी वक्त बागों का शहर कहलाता था, अब वो बाग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और कंक्रीट का शहर बन गए। दूसरी बात ये है कि हमारे जो यंग नस्ल है उसको पौधे लगाने की अफादियत के बारे में इतना इल्म नहीं है। अगर वो ये समझते हो कि ये दरख्त जो है हमारे लिए खामोश डॉक्टर का किरदार अदा करते हैं और हमारी रूह के साथ वाईफाई का जो रूह और सांस के दरमियान वाईफाई का किरदार अदा करते हैं, तो फिर ये ज़रूर लगाते हैं। महकमा जंगलात ने बढ़ती हुई आबादी को और इनके लिए दरख्तों की अफादियत को उजागर करने के लिए जामिया प्लान बना रखा है। हमने महकमा जंगलात लाहौर के इर्द गिर्द और लाहौर के अंदर नए दरख्त हर साल लाखों की तादाद में लगा रहे हैं, लेकिन वो लोग अक्सर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आप दरख्त लगाते कहाँ हैं? तो फिर हमने सोचा कि एक ऐसा जगह पे एक ऐसा फॉरेस्ट बनाया जाए जिसको लोग आके देखें कि हम यहाँ दरख्त लगाते हैं और वो इस लाहौर शहर के लिए बतौर लंग्स काम करें। ठीक है तो जी, हमने करोल गांव के हवाले से बात कर लेते हैं। सुहेल साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्ती एक वहाँ पे रिपोर्ट भी बनाई, हमें तमाम उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी है। कितना हेल्पफुल है, कैसा लगा वहाँ जाकर, और कितना वो हमारी फ़ज़ा की आलूदगी में कम करने में माविन साबित होगा? हाय हाय, अब तो ये आलम है ना, वो कहते हैं ना कि लग रहा है शहर के आसार से आ लगा है जंगल दरो दीवार से। तो अब तो जंगलात के हवाले से यही सूरत हाल है और ऐसे में मतलब ये गनीमत ही इसको गर्दाना जाएगा कि मैं पहले भी 2-1 मरतबा वहाँ पर जा चुका हूँ और सच्ची बात यह है कि इतनी पुरसकून जगह है, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पौधे हैं, पेड़ हैं, दरख्त हैं, अशजार हैं और आप हैं। और उसके बाद आप उनके दरमियान और फ़ज़ाई आलूदगी से आप बहुत दूर हैं। बहुत दूर हैं, जी भरकर उनके साथ बातें करें, उनके दरमियान घूमें फिरें, हर तरह के मुझे वहाँ पर पौधे मिले। बड़ा अच्छा भी लगा वहाँ पर जाकर। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि अभी वहाँ जो चीज़ देखने में आई कि सिवाय हमारे वहाँ पर और कोई नहीं था। हाँ, ठीक है, मतलब अच्छा। ये कि हमारे तो ये ख्वाहिश दिल में लेकर गए थे कि शायद वहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, को रौनक मिला होगा, लोग आए होंगे कि कितनी एक नेमत गैर मुतरक्कबा है तो हमें मिली है, तो हम पर। तो एक तो ये बात है कि अभी उस तरफ लोगों का रुझान नहीं है।
और दूसरी बात है कि इसका बैकग्राउंड शायद एक मरतबा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी ज़माने में ये इलाका इश्तहारी मुलजमान की पनाहगाह हुआ करता था, ठीक है ना। यहाँ उबड़ खाबड़ घाटियाँ थी, तो वो और लोगों के दिल में शायद वही खौफ और वही चीजें भी अभी तक नहीं, अप्रोच नहीं है सही। हाँ, अच्छा, हाँ, मतलब अवेयरनेस भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है और अप्रोच भी नहीं है। हमने एक चीज़ बना देते हैं, मतलब देखिए कि भी अक्सर जब हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं तो बिलाशुबा इंतहाई खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन देखना तो ये होता है कि वहाँ पर पहुँचना कितना आसान है, सहूलियात कितनी है। तो अगर आप हर वक्त इसी धड़के के साथ सफ़र करेंगे कि अब गए कि तब गए, तो फिर आप बहुत दफ़ा सोचेंगे। बिल्कुल, अप्रोच बहुत ज़रूरी होती है। चलें, इनकी एफर्ट को हम मतलब इसकी तहसीन करते हैं, लेकिन उस पर जो उसकी अप्रोच है, जो उसकी तशहीर है, उसकी तरफ भी मुनासिब तवज्जो देनी चाहिए, ताकि वहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो सके कि जब वो वहाँ पर जाएंगे तो फिर जाहिर है प्यार मोहब्बत खुद ही बढ़ जाता है जब मेल मुलाकात रहती है। मलिक साहब, आपकी तरफ आऊँगी कि कितने मजीद जंगलात लगाए गए हैं। करोल के बारे में तो हमने देखा कि वो हेल्पफुल भी साबित हो रहा है लाहौर के शहरियों के लिए, और मजीद कितनी आसपास के इलाकों में, नवाही इलाकों में जंगलात उगाए जा रहे हैं या फिर आने वाले वक्त में प्लान है? मैम, ये जो हमारे लाहौर के आसपास में हमने जल्लो के अंदर काफ़ी सारे ट्रीज़ का एडिशन किया है, छांगा मांगा में ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा एडिशन हुआ है। अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। उसके तहत हम 1500 एकड़ का नया जंगल उगा रहे हैं बल्लो की हेडवर्क्स पे, और इस तरह ही हम छांगा मांगा में 800 एकड़ रकबे पर नई शजरकारी कर रहे हैं। टोटल ये जो प्रोजेक्ट है 4 सालों के अंदर हम 46 करोड़ पौधे लगाएंगे पूरे पंजाब के अंदर, ना सिर्फ जंगलात के अंदर बल्कि किसानों की ज़मीनों पर भी लगाएंगे, और नहरों और सड़कों पे भी हरियाली लेके आएंगे। जिस तरह किसी दौर में आप बचपन में देखा करते थे कि दरख्त हुआ करते थे, अब दोबारा इंशाल्लाह दरख्त होंगे। दोबारा से हम देखेंगे। सुहेल साहब, जल्लो की इन्होंने बात की है, जल्लो में हमने भी देखा कि वहाँ पर जो दरख्त भी लगाए गए, उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद है जो सफ़ेदे के दरख्त हैं, ठीक है। ये भी तो होना चाहिए ना कि किस तरह के सफ़ेदा तो बंजर करता है ज़मीन को। सफ़ेदा असल में जब यहाँ पे मंगवाया गया था, शायद अयूब खान साहब के दौर में इसकी आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ था, तो बुनियादी उसका मकसद ये था कि जो सेम और थोर वाली ज़मीनें हैं ना, वहाँ पर लगाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ऐसी जगहों पर भी लगा दिया गया जहाँ पर वो ऐसी सूरत हाल नहीं थी। सारा नहर का पानी पीते जा रहे हैं वो। आप जिस भी सड़क पर आप पूरे पंजाब में चले जाएं, आपको सफ़ेदे के दरख्त ही लगाएगा। अब उनको काटा भी नहीं जा सकता कि एक तनावा दरख्त बन चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस बात के बारे में ज़्यादा बेहतर रोशनी ये डालेंगे, लेकिन जो बाहर चीज़ नजर आती है। अच्छा, जल्लो के बारे में मैं आपसे पूछती हूँ कि जल्लो में जो है वो बहुत ज़मीन है, जल्लो पार्क में भी ना, लेकिन उस तरह से दरख्त नहीं है। वहाँ पे भी एक अच्छा बड़ा जंगल बन सकता है मौजूद है दरख्त, लेकिन अभी मजीद बहुत जरूरी नहीं। शायद उसकी वजह ये हो कि वहाँ पर जो एक पार्क की एक सिमेट्री है उसको बरकरार रखना भी जरूरी है। ग्राउंड पड़े हैं सुहेल साहब, तो मलक साहब बताइए ना। ऐसी मेरा ख्याल है इन्होंने विजिट जल्लो का कुछ अर्सा पहले किया होगा। पिछले 2 सालों के अंदर जितने खाली अबंडेंट लॉन पड़े थे, सब के अंदर इलाकाई दरख्तों की जिनकी लंबी उम्र है वो लगा दिए गए। अच्छा मलक साहब, मैं इस मौके से फायदा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कभी मीनारे पाकिस्तान पर जाया करते थे ना 5 से 10 साल पहले, तो इंतहाई घने दरख्त हुआ करते, उनको हुकूमती सतह पर काट दिया गया, सरकारी सरपरस्ती में काट दिया गया, और वहां पर अब जो दरख्त लगाए गए ना, अब उनको साया फ्राहम करना पड़ता है। मतलब उन्होंने हमें तो ये क्या लॉजिक थी, थोड़ा सा आप इस पर। देखिए, दरख्त भी एक जानदार चीज है, जब वो अपनी तिब्बी उम्र पूरी कर लेता है, आंधियों और तूफानों की वजह से गिर जाता है, तो फिर उसे रिमूव करना नहीं, आप शायद मेरा सवाल मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। कुछ डेवलपमेंट वर्क्स भी ऐसे होते हैं जिसके अंदर दरख्त कट जाते हैं, लेकिन पुराने दरख्त का नए दरख्त नेमल बदल तो नहीं है, लेकिन महकमा जंगलात और ये लाहौर के जो दूसरे PHA वगैरह हैं, ये एक दरख्त की जगह 10 दरख्त नए लगाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो दरख्त हम लगा रहे हैं वो कौन से थे जो खुद हमें साया मुहैया नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि जो लेकिन ऐसी बात नहीं, 10 लगते हैं, हमें तो सर एक की जगह 2 भी नजर आ जाए तो मैं कहती हूँ आप नहर पे तशरीफ ले जाएं। जितनी डेवलपमेंट वर्क में नहर से दरख्त कटे थे उनके अगेंस्ट 10 नंबर ऑफ ट्रीज पर ट्री लगे हुए, और आप ये देखिए कि अब हम वो दरख्त लगा रहे हैं जिनको खुद दूसरों का साया वो मुहैया करेंगे, खुद उनको छांव की जरूरत नहीं होगी। सारे वो इलाकाई दरख्त हैं जिसमें नीम है, बकैन है, शीशम है, तूत है, जामन है, और इस तरह पिलकन के दरख्त हैं। सायेदार भी लगा रहे हैं, फलदार भी लगा रहे हैं, फूलदार भी लगा रहे हैं, मुनासबत के लिहाज से, इलाके की मुनासबत के लिहाज से, ज़रूरत के लिहाज से। ना सिर्फ ये हम महकमा जंगलात खुद लगा रहे हैं, बल्कि ये जो वहाँ में पर्सपेक्टिव बन गया कि हम दरख्त लगाते हैं, इतने दरख्त लगाते हैं कि अगर वो
सारे ज़मीन पर मौजूद हो तो फिर एक कदम रखने की जगह ना हो। ठीक। आप ये लोग देखें ना, हर इस मुल्क में हर किस्म की कमी आई, कभी पानी की कमी हो जाती, कभी खाद की कमी हो जाती, कभी किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती, कभी आपने देखा कि सांस की शॉर्टेज हुई है, ऑक्सीजन की हुई है। आजकल ये हो रही है सिर्फ सर, बीमारियां जा रही हैं सांस के अंदर, साथ में फजाई आलूदगी इतनी बढ़ गई है। ये जो आजकल का सिनेरियो है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोक। स्मोक जो है उसके कई फैक्टर्स हैं। सर स्मोक खत्म हो गया, फजाई आलूदगी है। फजाई आलूदगी शहरों के अंदर है। हाँ। अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखें तो कितने खूबसूरत लहलहाते खेत, चहचहातियां चिड़ियां, और लोग वहाँ कितने खुशगवार। शहरियों के लिए अब हमने अर्बन फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस करा दी है। ये हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शहरियों के अंदर ट्रीज लगाने की जो ख्वाहिश है उसको उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट कर लिए। हमने अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जल्लो में, रावी रोड पे, और यहाँ वो जो मीनार पाकिस्तान के पास आप बात कर रहे हो, और यहाँ पर रॉयल कंट्री क्लब के सामने गमलों वाली नर्सरियाँ उगा दी, जिसमें इलाकाई दरख्त 5 से 10 फुट हाइट के अवेलेबल है। जहाँ भी किसी ने इज्तिमाई शजरकारी करनी, जिसके पास जगह अवेलेबल है वो हमसे रब्ता करे, हम लाहौर में उनके साथ मिलकर शजरकारी करेंगे। लेकिन मलक साहब इस बात को मुझे हमें तस्लीम करना चाहिए। देखें, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उसमें ये बताया कि सरकारी रिपोर्ट थी कि क़याम पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान में 40 जंगलाती खित्ते थे, 40, और अब उनकी तादाद 20 के करीब रह गई है। मतलब ये है कि शायद पहले हम इनकी अहमियत को समझ नहीं सके, और जब समझ सके तो हमारे पास वसाइल की कमी का भी एक रोना रोया जाता है कि वसाइल नहीं है। आप ठीक है, आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन मसला तो संगीन उस सूरत में होता है कि जब 4% से घट कर जंगलात 2% के रकबे पर आ जाएं, तो कहीं ना कहीं खराबी तो है। अब आप इसको अगर एफर्ट कर रहे हैं, चलें हम उसकी तहसीन, सब उसकी तहसीन करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए भी काफ़ी टाइम, इस बात को तो हमें तस्लीम करना चाहिए ना। वो परवीन शाह करने जहाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात रहायश के लिए भी है, तो वो जंगलात उसमें कट रहे हैं, हमें इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन बात ये कि अवाम में ये सेंस उजागर करना है कि जो कट रहा है उसकी जगह नया लगाएं, और जिसको कटना नहीं चाहिए उसको नहीं कटने देना चाहिए। कौन करेगा आवाम को? ये हम अवेयर कर रहे हैं, आप और हम मिलकर ये अवेयर करेंगे आवाम को कि आए मिलकर दरख्त लगाएं और अपने माहौल को खुशगवार बनाएं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए हाजिर है। इंफॉर्मेशन डेस्क 24 कूपर रोड पे बना हुआ है, वहाँ हमारा ऑफिस है। कोई भी किसी वक्त भी ऑफिस टाइमिंग में तशरीफ ला सकता है। हम उसके साथ मिलकर लाहौर को ग्रीन करेंगे, ना सिर्फ लाहौर को बल्कि पूरे पंजाब को ग्रीन करेंगे। अच्छा सर, लगाना तो चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो हमारे यहाँ बड़ा सिस्टम अजीब सा है ना। दूसरे इदारों का भी बिजली की तारें हैं, कुछ ऐसे दरख्त हम पौधे नहीं लगा सकते जो कि ज्यादा बढ़ते हैं। जितनी भी हमारी रोड्स हैं अंदरून में, तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। हालांकि जो हमारे मॉडल शाहराइन जिनको कहा जा सकता है, वहां पर भी बड़े दरख्त पौधे हम नहीं लगा सकते, जगह ही नहीं है। ये आप सही कह रही हैं। दरख्तों को लगाने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए, तारों के नीचे नहीं होने चाहिए, सीवरेज लाइंस के ऊपर नहीं होने चाहिए। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि बड़े दरख्त, वाकई आप सही कह रही हैं, वहां नहीं लग सकते, लेकिन और भी इलाकाई दरख्त मौजूद हैं जिनका कद इतना नहीं होता, वो लगाए जा सकते। जैसे बकैन है, वो एक खास सतह तक रहती है। अच्छा। और इसके अलावा और हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जिनकी ट्रिमिंग की जा सकती है, वो खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं और वहाँ लगाए भी जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जी सुहेल साहब, अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है जो आप ये कर रहे हैं ना, लेकिन इसमें अभी काफ़ी वक्त लगेगा। बट खुशी इस बात की होती है कि अब अक्सर दरख्तों की जो हवाले से ना एक डिस्कशन होना शुरू हो गई है। एग्जैक्टली, आगाज हो गया है, ना सिर्फ मीडिया पर बल्कि जो आम महफिलें हैं उसमें, महाफिल हैं, उनमें भी लोग एक दूसरे के साथ इस हवाले से बात करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वरना तो यहाँ ये आलम है, हमने क्या किया है कि हम रोज़ पानी की कमी का रोना रोते हैं। किया हमने ये है कि जो हमारी स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, कभी आपने देखा किसी ज़माने वहाँ पर टफ टाइल लगा करती थी। टफ टाइल का फ़ायदा ये होता है कि जब बारिश होती थी ना, वो पानी सारा नीचे ज़मीन में चला जाता। अब हमने वो टफ टाइलें निकाल के अपने, देखें, मतलब हैरान नहीं होती है किसी वक्त एक चीज सामने की हकीकत नजर है, हम क्या करते हैं? हम लोग सुहेल साहब, हम लोग एक्चुअली अंधाधुंध तकलीफ करते हैं। अच्छा, वो टफ टाइल निकाल के गलियां भी कापिट कर दी हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये देखें, किसी जगह पर को पानी खड़ा हो जाता है तो हम लाठ लेके वासा के, और यार ये नेमत होती पानी का खड़ा होना। पानी खड़ा होगा तो वो जमीन में जाएगा ना यार। हाँ, मतलब वो जी ये हो गया, उसने ये कर दिया, वो बेचारे भागम भाग कर रहे होते, ठीक है, वो सड़कों पर नहीं खड़ा होना चाहिए, या मतलब उसके लिए। बट अब देखिए, जब हमने अपनी गलियां, अपने फुटपाथ सब कुछ कारपेट कर दिया है, अगर इन पर टफ टाइल लगी हो तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इतना पानी सड़कों पर आ सकता? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि टफ टाइल मेरे हमारा तो ये आलम है। तो दरख्त तो बड़ी बात की बात आती है, बट हमेशा मैं यही कहता हूँ कि
अ मैन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा अच्छे की तरफ नजर रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, तो अपने हिस्से की शम्मा अगर जलाई सलीम साहब, अवेयरनेस कैंपेन्स होना कितना ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि महकमा जंगलात की जानिब से हमने उस तरह से कभी भी कैंपेन्स नहीं देखी। कुछ बैनर्स हम देखते हैं मॉल रोड पे या कैनाल रोड पे कि हर बशर दो शजर और इस तरह के बड़े मल्टीपल बैनर्स, लेकिन वो भी ख़ास मौक़ों पर होता है। रूटीन में हम लोग इस तरह से कोई कैंपेन्स नहीं देखते कि लोगों को अवेयर किया जा सके। ये आपकी बात दुरुस्त है। हम लोग हर साल शजरकारी के आगाज़ पे मौसम बहार में और मौसम बरसात में फुल फ्लेज कैंपेन चलाते हैं, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि उसको बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जाए। मसलन सोशल मीडिया को इन्वॉल्व किया गया है। अब डिपार्टमेंट की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ रेडी है और वो उस पर रोज़ बरोज़ डिपार्टमेंट की तमाम एक्टिविटीज़ अपलोड होती हैं। और ये जो बैनर्स का आपने जिक्र किया, ये हम हर साल पहले 2 दफ़ा लगाते थे, अब इसको गाहे बगाए उन्होंने इंक्रीज़ किया है। पम्फलेट्स बनाए हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया है, हर दरख्त के बारे में ब्राशर्स बनाए हैं, वो लोग आए हैं और हमसे वो लें। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए, हमारे बंदे फील्ड में मौजूद हैं। कहीं भी आपको शजरकारी के हवाले से किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाजिर है। अच्छा मलिक साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये और सिद्रा ने जो बात की है कि जो अवेयरनेस कैंपेन होता क्या है कि बहुत सारी जगहों पर लोग वो दरख्त लगा लेते हैं कि जो शायद उस इलाके के हवाले से मुनासिबत नहीं रखते, नतीजा दिन फिर उनको प्रॉब्लम होती है। इसी तरह जब क्योंकि अब जो ज़्यादा लैंड है वो तो ज़ाहिर है कल्टिवेटेड लैंड है और उसके इर्द गिर्द ही आप कर सकते हैं। तो ये बात सही है कि जब तक आप अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाएंगे, जब तक आप देखें जिस तरह मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की मिसाल देता हूँ, आप उससे लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसने मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाकर जो मिलावट है, मिलावट का जो एक है सिलसिला, फिर या नैब जिस तरह से मुख्तलिफ इदारों में जाकर लेक्चर्स देते हैं, जो भी है, तो उसी तरह की अगर आप इतना अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट ने इतना फंड दिया है तो क्यों नहीं आप इसके साथ साथ उसको यूटिलाइज करते यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, अपनी जाती सतह पर सेमिनार्स में। अब हमने ये सिर्फ शायद आपको पता नहीं है, कारण हम ये सब कुछ रहे। मैंने बताएंगे तो हमें पता चलेगा। मैंने आपको बताया कि एजुकेशन में स्पीच कंटेस्ट रखवाए हैं, पोस्टर कंपटीशन रखवा रहे हैं, लेक्चर्स वहाँ डिलीवर करवा रहे हैं, और ना सिर्फ ये बच्चों के लिए बल्कि हमने फार्मर्स के लिए फार्मर डेज का भी इनेकाद करते हैं। ये हर महीने में 3-4 फार्मर डेज रखे जाते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर और हम मिलके फार्मर्स को उसके ज़राअत के बारे में और जंगलात के बारे में बताते हैं। तो ये हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बता नहीं रहे थे। अब हमने क्लकिंग लाइक हैंड शुरू कर दिया कि अपना काम लोगों को दिखाएं। और ये अब आप देखिए हमारी 22 करोड़ प्लस आबादी है। अगर 50% लोग जो है ना वो उनको हम छोड़ दें कि वो रिलेक्टेंट हैं या बूढ़े हैं या बच्चे हैं, वो पौधे नहीं लगा सकते। बाकी हमारी 10 करोड़ आप लगा लें, 11 करोड़ भी ना लगाएं, 10 करोड़ बंदा सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से साल में एक दफा 100 रुपया बाहर के मौसम में और 100 रुपया बरसात के मौसम में अगर वो स्पेयर करे तो 2 दरख्त बनते हैं उसके हिस्से के और 200 रुपया लगेगा। और आप देखें अगर 10 करोड़ बंदा 2 दरख्त लगाए तो 20 करोड़ दरख्त लगेंगे। और अगर 20 करोड़ आपने बताना है ना, इसी अवेयरनेस कैंपेन की हम बात कर रहे हैं कि बताएं लोगों को कि 20 करोड़ दरख्त अगर हर साल लगे और वो सिर्फ ना सिर्फ लगे बल्कि जो लगा रहा है वो अपने आसपास लगाए और फिर उसकी निगहदाश्त भी करे, वो दरख्त बने, ये जरूरी चीज है, वो पौधे से दरख्त बने। तो ये सब्जा लाना कोई मुश्किल काम है। पाकिस्तानी वो कौम है जो मुश्किल से मुश्किल काम कर सकती है, सिर्फ विल की जरूरत। ठीक है जी, सिर्फ पौधे लगाना काम नहीं है बल्कि आपने लगाकर उनको ही नशोनुमा करने का खास ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि एक दिन पौधा लगाएं, अगले दिन देखें जी वो मुरझाया पड़ा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वो तनावर दरख्त नहीं बन जाता। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ख़वातीन हमेशा चाहती हैं कि खूबसूरत लंबे घने बाल हों, और आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको एक रिसर्च भी बताई थी, मुनफरिद खबर दी थी कि चीनी खातून ने अपने बालों की बहुत केयर की है और उसके जो है वो बाल लंबे घने स्याह हो गए हैं। इसी पर हमने बात करनी है कि जो ख़वातीन देखने वाली हैं वो अपने बालों का खुराक के ज़रिए किस तरह से ख्याल रख सकती हैं और अपने किचन की प्रोडक्ट के ज़रिए किस तरह से ख्याल रख सकती हैं, कौन कौन से हेयर मास्क या फिर ऑयल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी
डॉक्टर फैसल हैं, हर्बलिस्ट हैं प्रोग्राम में। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद होंगी, माहिर ग़िज़ायात हैं, जो हमें बताएंगी कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और उनको हेल्दी रखने के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। आयशा, प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि ग़िज़ाएँ सबसे बुनियादी किरदार निभा सकती हैं। कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छी हैं? देखिए, बालों के लिए सबसे पहले अगर हेयर फॉल किसी का हो रहा है, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप अंडरलाइंग इशू को डायग्नोज करो। हो सकता है कोई बीमारी ऐसी हो जिसकी वजह से बालों का मसला है। सबसे पहले तो आपको अपने सारे कंप्लीट टेस्ट करा लेने चाहिए। जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है आयरन डेफिशिएंसी का। अगर आयरन की कमी और वो हर 3 में से एक खातून में है हमारे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो हो सकता है हेयर फॉल हो रहा हो, फिर हमें आयरन रिच फूड्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं। वरना अगर हम जनरल बात करें हेयर हेल्थ के लिए तो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन गोश्त, अंडों वगैरह में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो अगर हम सीजनल फूड देखें, हमने पिछले दिनों बात भी की थी मछली के हवाले से। मछली बहुत अच्छी है, बालों की नशोनुमा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बालों की हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो बाल डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर सिर्फ बालों की ग्रोथ सही है लेकिन बाल ड्राई हैं या डैमेज हैं तो फिर उसमें आयरन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। आयरन जो है वो हमारे स्पिनच वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है, अंडे के अंदर भी कुछ हद तक। एक मिथ ये है कि आयरन एप्पल के अंदर होता है। मैं भी काफ़ी अर्सा यही समझती रही, मगर एप्पल जो है वो बहुत अच्छा सोर्स नहीं है आयरन का। उसके अंदर सिर्फ 1% कम होता है। बिल्कुल बहुत कम होता है, तो उसको हम आयरन सोर्सेज के अंदर नहीं गिनेंगे। बाकी जो आयरन सोर्सेज हैं उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, हमारे पास एग आ जाता है, फिश बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, तो उनका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है जी, ग़िज़ाओं की तो बात होगी। डॉक्टर साहब, ग़िज़ा तो हो गई ना, बुनियादी रीज़न की कमी होगी तो फिर बालों के मसाइल शुरू हो जाएंगे। हेयर फॉल की और क्या रीज़न हो सकती है? जैसे वो बता रही हैं कि जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर उससे हट के हम बात करते हैं तो फिर डेंड्रफ एक बहुत बड़ा मसला है। डेंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है, जुएँ हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बालों को ख़राब भी करती हैं और बालों को गिराती भी। ठीक है, तो जनरल हेल्थ तो आयशा की डाइट फॉलो करते हुए आप लोग कर लीजिए। बाकी जो उनसी चीज़ें हैं उसमें ऐसे डाइट में कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम, जैसे आजकल शकरकंदी आई हुई है। शकरकंदी जो उनसी है बालों के लिए बेइंतहा मुफीद है। उसका मास्क लगाना भी और उसका खाना भी, दोनों चीज़ें। तो उसके साथ साथ किचन में हमारे अमूमन होते हैं चने, सफ़ेद चने। ये बहुत अच्छा सोर्स है हमारे मल्टीविटामिन्स का, बी ग्रुप का, और ये जो उनसे है ना हमारे बालों के लिए बेइंतहा फ़ायदा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमेशा हमारे लिए वो टिप्स लाते हैं, वो टोटके लाते हैं जो कि सीजनल फ्रूट्स हों, सीजनल वेजिटेबल हों और साथ में जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल चीज़ें हों। डॉक्टर साहब, पानी का एक बड़ा कहा जाता है, उसका कितना रोल हो सकता है कि हमारे घर में नमकीन पानी आता है, पानी ठीक नहीं है, उसका कितना किरदार है बाल गिरने में या फिर बाल ख़राब? देखिए, जितने भी सल्फेट्स हैं या सॉल्ट्स हैं वो बालों को ख़राब करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कि बालों को, जैसे हमारी जिस्म की बाकी ज़रूरतें हैं, तो बालों को हर चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अगर आपका पानी ख़राब है या आप गलत शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर यकीनी तौर पे आपने अपने बालों को नुकसान पहुंचा दिया। डॉक्टर साहब, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो शैम्पू में होना ज़रूरी है और कौन से ऐसे हैं जो हों तो वो शैम्पू बिल्कुल ना खरीदें? अच्छा देखिए, शैम्पू एज सच एक क्लिनजिंग एजेंट, ठीक है, उसमें अगर आपका नमक की आदत ज़्यादा है उसको थिक करने के लिए अमूमन पहले सल्फेट्स डाले जाते थे, सॉल्ट्स डाले जाते थे। अब जिस तरह से तरक्की होती जा रही है तो इन जितने भी हार्श केमिकल्स थे उनको कम किया जा रहा है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये देखा मैंने कि बेबी शैम्पू बालों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जबकि लोगों का ये ख्याल है कि बेबी शैम्पू बड़ा माइल्ड होता है। उसको माइल्ड करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स की एडिशन होती है। ठीक है, तो बच्चों को भी कोशिश करें कि शैम्पू ऐसा यूज़ ना करें। दूसरा ये कि सोप फ्री शैम्पू भी हैं। आप नेचुरल उसमें जाना चाहते हैं तो हमारे रीठे होते हैं, रीठे से अच्छा क्लिनजिंग एजेंट कोई भी नहीं है। आप रीठों को लें, उसका छिलका पीसें, पानी में उसको करें, हल्की सी झाग बनेगी, उस पानी से अपना सर धो लें। ठीक। आयशा, कौन से ऐसे जूसेस हैं जिनको हम कम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल और बालों के प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए? अच्छा देखिए, जब भी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी होती है बॉडी उसका साइन एंड सिम्टम देती है, और जब साइन एंड सिम्टम आता है मैं हमेशा ये कहती हूँ स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके नेल्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन सी आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में मौजूद है, ऑरेंजेस वगैरह सब में होता है। विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है।
विटामिन सी का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा बढ़ा दें, आयरन एब्जॉर्प्शन उससे बेहतर हो जाएगी। फिर एक ड्रिंक होती है जिसे हम ABC ड्रिंक कहते हैं, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। अब कैरेट के अंदर विटामिन ए है, वो बहुत अच्छा है बालों के लिए। बीटरूट के अंदर आयरन है, वो बहुत अच्छे बालों के लिए। एप्पल इटसेल्फ उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फैसल साहब ने भी, डॉक्टर फैसल ने भी बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बहुत अच्छा रोल होता है बालों के लिए। ABC ड्रिंक, तीनों चीज़ों को एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट को ब्लेंड करके इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत अच्छी है। एक चीज़ जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कोई भी अच्छी ड्रिंक लेने के बाद या कोई भी हेल्दी मील लेने के बाद हम ऊपर से चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सब कुछ ज़ाया हो जाता है। बी इट विटामिन ए, आयरन हो या जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स दिए वो सब के सब ज़ाया हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि 1 से 2 घंटे तक आप चाय का या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपने जो भी मील लिया है उसकी परफेक्ट एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक हो गया जी, आपने जान लिया है खुराक कौन कौन सी खानी है और कौन कौन से जूसेस पीनी है। डॉक्टर फैसल आपकी तरफ आते हैं, हमें क्या आज बताने वाले हैं खूबसूरत चमकदार बाल हासिल करने के लिए? अच्छा देखिए, अभी चनों की मैं बात कर रहा था, तो ये चने हमने ले लेने, इनको धो के इसमें आप 3-4 चीज़ों की एडिशन कर सकते हैं जिसमें हमने इसको सोक करना है। जैसे मेरे पास है ये कोकोनट वाटर, हम इसको इसमें डाल देंगे और तकरीबन ओवरनाइट इसको छोड़ देंगे। ठीक हो गया। जब ये थोड़े से नरम हो जाएंगे तो हमने इसका पेस्ट बनाना है। इसमें 1 अंडा, 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद डाल के इसका मास्क बनाना है। वो बालों की जड़ों में लगा के और पूरे बालों को लेप करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपना इसको धो लीजिए, शैम्पू कर लीजिए, तो बालों में से डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी, स्कैल्प पे जो उनसी इचिंग वगैरह है वो भी ठीक हो जाएगी और उसके साथ साथ बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और सर्दी के मौसम में स्पेशली जब गर्म पानी के साथ बाल धोए जाते हैं तो डैंड्रफ बहुत होती है। उसके लिए आपको एक चीज़ बता दूँ, अच्छा उसके लिए हमने लेना है, जैसे कोकोनट ऑयल है, कोशिश कीजिए जितना प्योर मिल सके उतना अच्छा है, ठीक है। 1 चम्मच ले लिया। और डॉक्टर साहब प्योर कहाँ से मिलेगा? मेरे पास नहीं, बहरहाल कुछ ब्रांड्स हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, यानी खुबानी के बादाम का तेल, और इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल तकरीबन 2 से 3 चम्मच। ठीक है, अंदाजन इसकी कोई खास ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फ्रेश ले लीजिए, अब तो अच्छे ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल्स मिल रही हैं, वो ले लीजिए। और अगर आपके बाल में थोड़ा बहुत कोई फंगल इन्फेक्शन है या जुएँ हैं या इचिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर हमने इसमें 2 से 3 कतरे डालने हैं नीम के तेल के। नीम के तेल, हाँ, ठीक है। इससे थोड़ा सा जो सा है वो आपका जो इन्फेक्शन है वो ये थोड़ा सा जम सा जाता है। ये इस तरह से बस थोड़ा सा लेके अब इसको जो सा है आप मिक्स कर लीजिए और ये जो सा आपका एक ऑयल सा बन जाएगा, इसको आपने जड़ों में लगा के तकरीबन 3 से 4 घंटे छोड़ना। उसके बाद आपने कोई भी ऐसा शैम्पू यूज़ करना है जो माइल्ड हो, कोई ऐसा शैम्पू यूज़ नहीं करना जो एंटी डेंड्रफ का क्लेम करते हैं, ठीक है। अच्छा। उनमें एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका तो मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस तरह के जो शैम्पूज हैं उनको यूज़ मत कीजिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, आम सादा शैम्पू इस्तेमाल करें। अच्छा, ये आपने जो अभी ऑयल बनाया है इसको बनाकर हम सेव करके भी रख सकते हैं? हाँ, इसको बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ऑयल्स हैं, ऑयल्स अमूमन तकरीबन 4 से 6 महीने रैंसिड नहीं होते, ख़राब नहीं होते, तो आप इसको बना के रख सकते हैं। लेकिन ये जो चने वाला है ये आपने हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है, तो बेहतर है कि इसको ताज़ा बनाइए। इसको आप दूध में भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट किस में है? देखिए, अगर बाल बहुत ब्रिटल हैं, बहुत ड्राई हैं, तो फिर तो दूध बहुत अच्छा है, ठीक है। दूध में इसको सोक करके उसका पेस्ट बना लें। अगर बाल जो उनसे हैं आपके थोड़े से थिन है और थोड़े से उसमें एक रफनेस आई हुई है, तो फिर कोकोनट वाटर जो उनसा है वो पीने के लिए भी और लगाने के लिए भी बहुत बेहतरीन है जी। कोकोनट वाटर पीने के लिए भी आयशा बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब ने बताया है। और कौन कौन से हमारे पास मौसमी सब्जियां ऐसी मौजूद हैं जिनको हम खाकर अपने बालों के मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, सब्जियां जितनी भी हैं वो बहुत हेल्दी मिनरल्स एंड विटामिन्स का सोर्स होती हैं, तो जौन सी भी आप सब्जी इस्तेमाल करें, अगेन उसके अंदर आपने एक चीज़ ये देखनी है कि आप कॉम्बिनेशन उसके साथ क्या बना रहे हैं। अगर आप सब्जी लेते साथ ही ऊपर से चाय ले रहे हैं कुछ, तो वो इतना फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। गाजरों का इस्तेमाल करें, पालक आई हुई है उसका इस्तेमाल करें, रेड बीन्स बहुत अच्छी चीज़ है, लाल लोबिया जिसे हम कहते हैं वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। काले चने, इवन सफ़ेद चना भी, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं और बालों को बहुत हेल्दी भी रखते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कोकोनट इटसेल्फ, कोकोनट वाटर भी एंड कोकोनट इटसेल्फ ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो उसको वो जिनको डिप्रेशन होता है ना सर्दियों में, उनके लिए भी बहुत अच्छा और बालों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है।
4 मग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है हमारी गजाओं में। इसके अलावा कलवंजी का इस्तेमाल किया जा सकता कोई है। स्मूदी बन सकती है, कोई अच्छा सा हमारे लिए ड्रिंक बन सकता है जो हमारे हेयर फॉल को, हेयर ग्रोथ को बढ़ा दे। एप्पल एंड योगर्ट के साथ आप इनको ब्लेंड करके स्मूदी बनाएं। इसके अंदर आप कोई से भी सीड्स, प्रेफरेबली 4 मग्स उसके अंदर ऐड कर दें, वरना चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भी अगर आप ऐड कर देते हैं, अलसी या तुखम दाऊदी भी आप ऐड कर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मलंगा इटसेल्फ बहुत अच्छा और टाइमिंग्स क्या है इसको इस्तेमाल करने? अच्छा, जो चीज़ आप एम्प्टी स्टोमक लेते हैं उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, तो बेहतर ये है कि आप उठते साथ ही, अगर आप चाह रहे हैं कि बालों को बहुत अच्छा रखें, तो जो स्मूदी मैंने बताई वो उठते साथ ही निहार मुँह लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी इसके लिए। इसके अलावा रेड मीट, ऑर्गन मीट जिसे हम कहते हैं, जैसे कलेजी वगैरह आ जाती है, वो बहुत अच्छा बालों के लिए। ठीक है जी, आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद रही, डॉक्टर फैसल साहब हमारे साथ मौजूद रहे। आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपके जो बालों के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक सॉल्व हो गए होंगे। डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि किस तरह से आप हेयर मास्क बना सकते हैं, इसके साथ साथ ऑयल बनाने का तरीका भी बता दिया है। अगर आप मजीद देखना चाहते हैं, दोबारा से देखना चाहते हैं, तो शाम 5 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, उसमें ये तमाम एपिसोड आप फिर से देख सकते हैं। मुझे आप इजाज़त देंगे, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में, नेक हवालों में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।